अस्सलाम वालेकुम सालेदों उर्दू अदब। आज का हमारा मौजू डॉक्टर वज़ीर आगा का लिखा हुआ इंशाइया बेतरतीबी। डॉक्टर वज़ीर आगा के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि ज़िला सरगोदा के एक गांव वज़ीर कोट में पैदा हुए, जहां उनके वालिद आगा वसत अली खान काश्तकारी करते थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम सरगोदा और झंग में हासिल की। उनका PhD का मकाला उर्दू अदब में तन्ज़ व मज़ाक़ बाहू पे था और ये 1958 में उन्होंने ये मकाला मुकम्मल करते हुए डिग्री ली है। अदबी दुनिया में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद के साथ शरीक मुदीर रहे हैं और आप रसाला डॉक्टर वज़ीर आगा का बहुत मशहूर मरूफ उर्दू के अहद ज़री के रसाइल में से एक शुमार होता है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे स्क्रीन पे मौजूद उनकी मुख्तलिफ किताबों के नाम मौजूद हैं। इंशाइया निगारी में इन्हें बुनियादी मुकाम हासिल है। इनकी इंशाइयों में सादगी है, शगुफ्तगी है, ताजगी है, बेतरतीबी एक उम्दा नुमाइंदा इनका इंशाइया है जो कि ख्याल पारे इंशाइयों के मजमूए में पाया जाता है। हम आएंगे इंशाइये की तफहीम व तशरीह की तरफ। बेतरतीबी इंशाइये का नाम है। अच्छा, इंशाइये के हवाले से एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंशाइये में लतीफ़ अंदाज में मज़ाक, हल्का सा मज़ाक और लतीफ़ अंदाज पाया जाता है कि पढ़ने वाला किसी भी किस्म का उसमें तनाव या संजीदगी महसूस नहीं करता। उसे पढ़ते हुए जहन पे कोई बोझ नहीं आता और आप रिलैक्स मूड में उसे पढ़ते चले जाते हैं। मेरे मुलाजिम की एक निहायत बुरी आदत है कि जैसे ही मैं कहीं बाहर जाता हूँ वो बेझिझक मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है और आनन फानन मैंने फैलाए हुए इंतशार को तरतीब और सुलझाव में दिया। अब आप अमूमी तौर पे देखेंगे हमारा घरों में यही तरीक़ाकार है। खुद भी सफाई करनी हो तो जिस कमरे से कोई निकल के गया हो उसकी बेतरतीबी को फ़ौरन तरतीब में बदल दें। और अगर मुलाजमीन हैं तो उनका भी यही कि जैसे ही कोई कमरा खाली मिला जल्दी से उसे साफ करना शुरू कर दिया, उसे ठीक करना शुरू कर दिया। मुसन्निफ कहते हैं कि ये मुलाजिम की मुझे आदत बड़ी बुरी लगती है कि वो मेरी बेतरतीबी को तरतीब और सुलझाव पे क्यों बदलता है। मैंने उसे कई बार समझाया है भले आदमी, ये कोई कब्रिस्तान तो है नहीं कि कब्रों की तरह मेज़ें, कुर्सियाँ और किताबें भी एक खास तरतीब में कितार अंदर कितार नजर आए, लेकिन ना जाने क्यों ये बात उसकी समझ में ही नहीं आती। अब आप देखिएगा कि उन्होंने तरतीब को कब्रों के साथ तशबीह दी है कि तरतीब के साथ चीज़ें बड़ी ऐसी ही हैं जैसे कि तरतीब के साथ कब्रें बनी हुई हैं। कहते हैं कि कब्रिस्तान में आप जाएं, आज जाएं, कल जाएं, जब भी आप जाएंगे तो एक तरतीब के साथ कब्रें हैं, कोई चीज़ इधर उधर नहीं मौजूद होगी। और उसका नाम शहर है खामोशियाँ भी इसीलिए कि वहाँ पर जिंदगी की कोई चहल पहल नहीं। और मुसन्निफ ने बड़ा अहम नुक्ता पेश किया है। वैसे तो जो सच्ची बात है अक्सर ख़वातीन और खुद मेरी भी यही है कि जी हर चीज़ तरतीब से पड़ी है। और मुसन्निफ कहते हैं कि ये तरतीब वही भी हो सकती है जहाँ जिंदगी ना हो। जहाँ जिंदगी होगी वहाँ पे तरतीब नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे आपको बेतरतीबी नजर आएगी। और ये बेतरतीबी वो कहते हैं कि जिंदगी की अलावा, लेकिन कहते हैं ना जाने क्यों बात उसकी समझ में आती है। वो पहले तो हैरान होकर मेरी तरफ देखता है, फिर मुझको मुस्कुराता है। जब मैं जवाब पर मुस्कुराने की कोशिश नहीं करता तो चुपके से खिसक जाता है। अगली बात फिर वही हरकत। सच मैं तो तंग आ गई। यानी मुलाजम को उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की। मुलाजम हैरान है कि लोग तो सफाई को कोशिश करते हैं, तरतीब लाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ तरतीब के साथ हो। ना जाने ये कैसा आदमी है जो कि तरतीब की बजाय बेतरतीबी को पसंद करता है। और जब संजीदगी से उसे गुस्सा दिखाते हैं तो इस चीज़ का उस पर उल्टा असर होता है। उस वक्त तो खिसक जाता है लेकिन दोबारा फिर वही हरकत हो जाती है। आप शायद कहें कि अगर मुलाजिम हंसते मंशा नहीं तो उसे बदल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
बात दरअसल ये है कि मुलाज़म बदलने से कुछ नहीं होता। कहते हैं कि मेरा जो लिखा हुआ पहला पैराग्राफ पढ़ के मुझे अमूमी अफराद मशवरा दे सकते हैं कि आप मुलाज़म बदल लीजिए, तो आपका कहना नहीं होता। कहते हैं कि ये मशवरा पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मुझे मशवरा नहीं चाहिए, क्योंकि मुलाज़म को बदलना मसले का हल नहीं है। कहते हैं ये तो कौम ही इस मर्ज़ में मुब्तला है। शायद क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में तरतीब और तवाज़ुन का फुक़दान है, इसलिए वो अपने कमरे को अपनी नारसा आज़मुओं की तस्कीन के लिए तख्ता मश्क बनाते हैं, या फिर मुमकिन है वो मालकों की कौम से इंतकाम लेने के लिए ऐसी हरकत की मुर्तकिब होते हैं। कहते हैं कि हकीकत ये है कि मुलाजमीन की अपनी ज़िंदगी को तो तरतीब से आ रही होती है, चनाचे वो अपनी इस कमी का जो है पहलू मालिक के कमरे में को ठीक करके निकालते हैं। यानी उनके दिल में ये बात होती है कि मालिक जो कौम है ना, उससे इंतकाम लिया जाए, चनाचे वो हर चीज़ को नफासत से रखते हैं। हज़ारों बातें हो सकती हैं। मेरे एक माहिर नफ्सियात दोस्त का कहना है मुलाजमीन की ये हरकत महज एक फंदा इस्तेहज़ा है। फंदा इस्तेहज़ा वो हंसी जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाए। माहिर नफ्सियात से कहते हैं कि बस इसको आप जब मुस्कुराते हुए बढ़ जाए, यानी कंटिया मुस्कुराहट उछाले और चले जाएं, इससे उन्हें मालिक के मुकाबले में एहसास बढ़तरी हासिल होती है। वल्लाह नफ्सियाती तहकीकात के ज़माने में जो कुछ भी हो कम है। यानी माहिर नफ्सियात ने ये बताया है कि जब आप बार बार मुलाजम को रोकते हैं तो दरहकीकत मुलाजम अपने आप को आपसे ज़्यादा बुर्दबार साबित करता है। तो वो नफासत पसंद है, वो सफाई लाना चाहता है, चनाचे वो आपके ऊपर एक तंजिया हंसी उछालता है और अपने काम को करता चला जाता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि मालिक क्या करता है, क्योंकि वो अपना एहसास से बर्तरी जताता है कि मैं तुम्हारे मामले में ज़्यादा अहमियत का हामिल हूँ, क्योंकि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, मैं अपनी मुलाजम की सजा से सख्त परेशान हूँ। मुझे दरअसल तरतीब से तवाज़ुन और सुलझाव से मेरा दम घुटने लगता है। यूँ महसूस होता है जैसे मैं अपने ही फैलाए हुए जाल में गिरफ्तार हूँ और अपने ही आए किए हुए ज़वाबित में से। कहते हैं कि मुझे तरतीब से, तवाज़ुन से, सुलझाव से उलझन है। मुझे यूँ लगता है जैसे एक जाल है बिछा हुआ जिसके अंदर मैं कैद हूँ। ऐसे कवायद और ज़वाबित हैं जिसके अंदर मैं कैद हूँ। मेरे लिए सख्त तरीन लम्हा वो होता है जब दरवाजे में दाखिल होते ही एक सजा सजाया कमरा मेरा खैर मकदम है। हर चीज़ करीने से भरी, गोया सदियों से इसी तरह पड़ी है। मेज़ें, कुर्सियाँ, किताबें, कालीन और पर्दे, हर चीज़ एक गैर फ़ानी तरतीब में डूबी हुई, किसी सूफियाना इस्तक़राक में गुम, ज़मानो मकान की सरहद को अबूर कर चुकी है। मुझे कमरे में आते ही खौफ महसूस होता है। यूँ लगता है जैसे मैंने अगर किसी शय को हाथ लगाया तो दफ़अतन इस अलग लैलवी माहौल के किसी मौतर पर्दे से कोई चमकता हुआ खंजर बरामद होगा और मेरे सीने में पैबस्त हो जाएगा, या जैसे मेरे दाखिल होते ही पर्दा गैब से तहकम आमेज लहजे में खबरदार का नारा बुलंद होगा और मैं पत्थर के बुत में तब्दील हो जाऊंगा। अब देखिए उन्होंने किस तरीके से पूरे कमरे का अहवाल हमारे सामने बयान कर दिया है। कहते हैं कि जब मैं सजे सजाए कमरे में दाखिल होता हूँ ना, मुझे यूँ लगता है जैसे ये सजा सजाया कमरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल है जो अलिफ लैला की दास्तान में हमें नजर आता है। और जैसे ही इसमें सजे हुए कमरे में, जिससे मेज़ें, कुर्सियाँ, किताबें, कालीन, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, एक ऐसी तरतीब में है जिसे कोई छेड़ नहीं सकता। मुझे लगता है जैसे ही मैं उसमें दाखिल हूँगा, हर चीज़ मुझे खबरदार कहेगा, कोई एक खंजर बुलंद होगा और साथ ही वो मेरे सीने में रोक दिया जाएगा, या मैं पत्थर का बुत बन जाऊँ। अब देखिए कि उन्होंने अपने अंदर के एक कैफियत को यहाँ पे बयान किया है। कहते हैं कि ये तरतीब, ये सुलझाओ, ये तगय्युर नाआशना कैफियत मौत कैसे के से इंजमात का नक्शा पेश करता है, और मेरे अपने एहसासात भी पाबाए जंजीर हैं।
اب مصنف نے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ زندگی میں ترتیب اور سلجھاؤ موت کی علامت ہے، موت کا نقطہ انجماد بن جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ ہر چیز کا ختم ہو جانا، ہر چیز کا جم جانا، زندگی کا خاتمہ۔ مصنف کہتے ہیں زندگی کا یہ خاتمہ مجھے اس وقت لگتا ہے جب میں ہر طرف ترتیب دیکھتا ہوں۔ جب اتنی ترتیب مجھے ہر طرف نظر آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس تغیر ناآشنا کیفیت میں خود ختم ہو گیا ہوں۔ اگر ہم یہ تغیر کے حوالے سے دیکھیں نا، احسان دانش نے تغیر کے حوالے سے ہی کہا ہے، اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پیہم کا نام ہے۔ اور یہی بات یہاں پہ ڈاکٹر وزیر آغا بیان کرتے ہیں کہ زندگی تغیر کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اور جب میں اتنی ترتیب دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے احساسات بھی زنجیروں میں قید ہو جاتے ہیں، میں خود بھی کمرے کا ایک حقیر سا بے روح جز ہو کر رہ جاتا ہوں۔ اس کے برعکس جب کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھتا ہوں کہ کرسیوں، میزوں، فرش اور آتش دان پر کتابیں، رسالے اور اخبارات آوارہ بچوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ ایک کرسی سربستود ہے، دوسری میز سے محو گفتگو، صوفے کا پردہ لٹک کر فرش کے قالین سے دست و گریباں ہے، قالین کی شیر نوکے پا کی زد میں ہے، یعنی جو قالین پہ جو شیروں کی شبیہیں بنی ہیں ان کے اوپر جوتے جگہ جگہ پہ پڑے ہیں۔ آتش دان میں بجھے ہوئے کوئلے صحبت شب کے فراق میں محو لب ہیں۔ آتش جان میں جو بجھے ہوئے کوئلے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات جو محفل تھی وہ یہاں پر کیسی تھی۔ سگریٹ کے ٹکڑے ہیں، کیلے کے چھلکے ہیں، میز کے حسن میں اضافے کا موجب بن رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے ہر چیز جو کہ رات کی محفل کی عکاس ہے، جو کہ گزرے وقت کی عکاس ہے، اسے اپنے لیے زندگی قرار دی۔ کہتے ہیں جب میں ایسی کیفیت میں داخل ہوتا ہوں نا کمرے میں، تو یکا یک محسوس ہوتا ہے گویا ایک طویل مدت کے بعد اپنے کسی قریبی دوست سے ملا ہوں، اور دوست نے دل کے دروازے کھول کر انتہائی خلوص اور محبت سے میرا خیر مقدم۔ ویسے یہ بھی کسی کسی کی برداشت ہوتی ہے جو اتنی بے ترتیبی پہ اتنے خوش ہو جائیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بے ترتیبی مجھے اپنے کھلے دل والے دوست کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہی میں ایسے کمرے میں داخل ہوں جس میں بے ترتیبی ہو، مجھے محبت محسوس ہوتی ہے، لچک محسوس ہوتی ہے، رفاقت محسوس ہوتی ہے۔ میں خوش ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے ترتیب میں تصنع لگتا ہے، انجماد لگتا ہے، بے رخی لگتی ہے۔ تصنع یعنی بناوٹ ہے، انجماد یعنی ہر چیز جم گئی ہے اور ہر چیز بے رخی کا ثبوت دے رہی ہے۔ بے ترتیبی سے شخصیت نمو پاتی ہے، پھلتی پھولتی سبک اور تازہ دم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ترتیب کی گراں بار کیفیت شخصیت کو منجمد کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں بے ترتیبی ہو تو شخصیت بڑی خوبصورتی سے بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ترتیب ہو تو یہی کیفیت جو ہے یہ شخصیت کو جما کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، محبت رفاقت کا گلا گھونٹ دیتی ہے اور آگے بڑھنے کے، پلنے کے، نشوونما پانے کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ترتیب کے دائرے میں داخل ہوتے ہی اشیاء، کیفیتیں اور شخصیتیں اپنی مخصوص انفرادیت سے دستکش ہو جاتی ہیں۔ ان کا سراپا وجود ایک مشین کی طرح کسی دوسرے کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ بے ترتیبی زندگی کی مذہب ہے، اس میں ایک بہاؤ، ایک رواں دواں کیفیت، گرم گرم لہو کسی بے قراری اور ہر لمحہ تبدیل ہونے اور نئے حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بے ترتیبی ہی زندگی کا مظہر ہے۔ بے ترتیبی ہوگی تو بہاؤ ہوگا، زندگی چلے گی، لہو میں گرمائش رہے گی، ہر لمحہ حالات جو ہیں وہ تبدیلی کی طرف آئیں گے تو زندگی خوشی کا نام بن جائے گی۔ لیکن ترتیب ایک سنگ لاخی کیفیت ہے۔ سنگ لاخ لفظ پہ غور کیجیے، اپنے اندر کتنی سختی ہے لفظ ہے، پتھروں جیسی کیفیت ہے۔ ترتیب تو اس سوکھی شاخ کی طرح ہے جسے ذرا سا جھکائیں تو تڑپ سے ٹوٹ جائے، اس میں نمی، لچک اور زندگی تو ہے ہی نہیں۔
اب اس آخری لائن پر غور کیجیے گا، بڑی اہم بات ہے. آپ نے کمرے کی ہر چیز ترتیب پہ رکھی ہوئی ہو، پردے، کھڑکیاں، صوفے، جوتے، ہر چیز. آپ نے صرف ایک جوتا لاؤنج کے درمیان میں رکھ لیا یا ایک کاغذ کو آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا. اتنی سی چیز سے ترتیب ختم ہو گئی. یعنی اس کے اندر بالکل بھی لچک نہیں ہے، نمی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. جبکہ بے ترتیبی کا عالم کیا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. 2 جوتے بکھرے ہیں 10 اور بکھیر دیں، بے ترتیبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. کپڑے بیڈ پہ گیلے پڑے ہیں، ساتھ آپ 2 4 اور پھینک دیں تو بے ترتیبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہر چیز ویسی ہی رہے گی. بے ترتیبی مزید بڑھ جائے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی. یہی بات یہاں پہ ہمارے مصنف نے بیان کی ہے کہ زندگی در حقیقت اسی چیز کا نام ہے کہ بے ترتیبی ہو، تاکہ جو حواس ہیں، جو شخصیت ہے، وہ نشو نما پا سکیں. مزید آپ بھی جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. جو وضاحت طلب باتیں ہیں آپ ان کے بارے میں بتائی دیجیے اور حاضری کے لیے اٹینٹیو ہو جائے گی.